उस मकबरे के जो रेनोवेशन है उसमें भी इनका हाथ था। और जब ये बहुत यंग थे तो इन्होंने काफी कुछ किया था टेसिटोरी की याद को जिंदा रखने के लिए। एक भाषा के स्कॉलर जो टेसिटोरी थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बने, मुझे उन सज्जन से काफी जानकारी हासिल हुई और उनकी बातें मुझे बीकानेर वापस लाई। मुझे टेसिटोरी का अल्पकालीन राजस्थान प्रवास के समय का काफी जो मूल्यवान पेपर्स थे राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में प्राप्त हुए। आज भी मुझे इस बात का एहसास है कि सिंधु सभ्यता की खोज से जुड़े टेसिटोरी के कार्यों से संबंध कितने सारे तथ्य बीकानेर में ही दबे हुए हैं। टेसिटोरी का जन्म 13 दिसंबर 1888 को नॉर्थ ईस्ट इटली में हुआ, एक छोटे से जगह पे उदीन जिसका नाम है। और जब उनकी उम्र 23 साल की थी तब उन्होंने भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की तुलना तुलसीदास के रामचरितमानस से की और इस पे अपना शोध कार्य पूरा किया था। मगर बहुत साल पहले उन्होंने ये कहा था कि बचपन से ही उन्हें भारत से बहुत फॉन्ड अटैचमेंट है। और ये बात उन्होंने एक बहुत ही जाने माने जैन आचार्य जो थे विजय धर्मसूरी, उनको ये बात कही थी। आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम टेसिटोरी। It is since my childhood that I am fondly attached to India, and I consider her as the principal object of my life. Unquote. Now, विजय धर्मसूरी की बात मैं थोड़ी सी देर में करूंगी, मगर एक सवाल जो अभी जरूर उठता है वो ये है कि इटली के उपमहाद्वीप भारत का उनको कैसे उसके इतिहास के साथ इतनी गहरी तरीके से वो कैसे इस प्रकार से जुड़े, क्योंकि उस टेसिटोरी के द्वारा लिखे अंशों में ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ इसके बारे में बात नहीं है। ये मैंने फिर अन्य प्रमाणों से जानने का प्रयास किया था। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत और इटली का बहुत पुराना रिश्ता है। प्राचीन समय में बहुत किस्म के रोमन ऑब्जेक्ट्स यहाँ के बंदरगाहों में आए थे। ऑलिव ऑयल, फिश सॉस, सोने की मुद्राएं, शीशे, रॉ शीशा भी और शीशे के जो ऑब्जेक्ट्स भी थे, पीतल के बर्तन, बहुत किस्म के स्टैचूज, ये सब यहाँ मिलते हैं। और भारत से बहुत किस्म के मसाले, जेम्स, सूती के कपड़े, हाथी दांत की बनी यक्षी जो पॉम्पे में मिली, ये सब इटली में मिले हैं। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, और शायद इस बात की भी कि मेडिवल पीरियड में ऐसे बहुत से यात्री थे इटली से जो यहाँ आए थे और जिन्होंने अपने राइटिंग्स पब्लिश की थी। इसमें सबसे जाने माने 13वीं शताब्दी के मार्को पोलो हैं, जो वेनिस से आए थे। उन्होंने चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पर्शिया और भारत का दौरा किया और उन्होंने इन ट्रैवल्स के बारे में लिखा। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीयों को, मार्को पोलो तो एक किस्म के ट्रैवलर थे, मगर इनको छोड़ के भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे इटली के जो आए थे क्योंकि वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। मिशनरीज आए थे। उन्हें यहाँ आने में क्या कठिनाइयां हुई, क्या उनको दिखा, इन सब की बातें उन्होंने की हैं। और ऐसी व्यक्तियों में रॉबर्टो डी नोबिली सबसे दिलचस्प हैं। उन्हें रोम का कैथलिक ब्राह्मण कहा जाता था। उन्होंने मदुरै में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण वस्त्र धारण किए थे। माना जाता है कि गेरू रंग के कपड़े और सिर पर चंदन का लेप लगाए उन्होंने मदुरै के अनेक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। तो इस प्रकार के विविध विचारों और मंशाओं वाले यात्रियों और उनके द्वारा लिखी गई डिस्क्रिप्शंस, जो 19th सेंचुरी के पढ़े लिखे इटालियंस थे वो ऐसे लिटरेचर को जानते थे।
मेरा तो ये विचार है कि उडीन की जो बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी थी उसमें ऐसी बहुत सारी किताबें थी, और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो यंग टेसिटोरी थे उनका भारत के प्रति जो लगाव था ऐसे पुस्तकालय के विविध ग्रंथों से जागृत हुआ। यदि उन्होंने भारत के प्रति रुचि ऐसी किताबों से वो विशेष तौर 19वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में तैयार हुआ। स्कूल के बाद वो फ्लोरेंस के विश्वविद्यालय में गए। फ्लोरेंस में उन्होंने ह्यूमैनिटीज में ऑनर्स डिग्री ली और फ्लोरेंस में पढ़ाई लिखाई के दौरान भारतीय भाषाओं के प्रति एक किस्म का उनका जुनून विकसित हुआ। संस्कृत तो उन्होंने सीखी, उसके अलावा पाली और प्राकृत भी सीखी, और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जो वहाँ साथी थे, हिज क्लासमेट्स, वो उनको इंडियन लुई के नाम से जानते थे। वो उन्होंने उसका नाम रख दिया और उसी नाम से वो विश्वविद्यालय में जाने जाते थे उन सालों में। फ्लोरेंस की नेशनल लाइब्रेरी में भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट्स और साहित्य के प्रचुर भंडार ने अवश्य ही उनकी मदद की होगी। उस समय ऐसी बहुत सी प्रोफेसरशिप्स भी थी संस्कृत में जो क्रिएट की गई थी, और जो इंडिक पीठ भी बनाए गए थे ऑक्सफोर्ड में, बर्लिन में, पेरिस में। और ऐसे एक संस्कृत स्कॉलर थे जिसका अनुसंधान कार्य टेसिटोरी के डिग्री हासिल करने में बहुत मददगार बना। ये ट्यूरिन के एक विद्वान थे, इटालियन विद्वान, जिनका नाम गैस्पर गेरोजियो था, जिसने इटली में स्थापित संस्कृत के प्रथम पीठ ग्रहण की थी। उन्होंने रामायण पर कार्य किया और गेरोजियो के इस पाठ का इटालियन में अनुवाद 1846 से 1870 के बीच 12 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये पहला अवसर था जब वाल्मीकि का महाकाव्य इस तरह यूरोप में इसका संदर्भ हुआ, और ये जो बंगाली वर्जन थी जिसको हम गौड़ वर्जन कहते हैं रामायण की, ये वो थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने रामायण पर रिसर्च की, और इन विद्यार्थियों में से एक टेसिटोरी थे। टेसिटोरी की पीएचडी की बात जहां तक है, उनके डिसर्टेशन ने इस बात को दर्शाया कि रामायण ही तुलसीदास का मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, मगर उसकी कलाकृति उनका मॉडल नहीं था। जैसे उन्होंने लिखा, एंड इफ आई वाज टू कोट टेसिटोरी, वो ये कहते हैं, he says that Tulsidas derives from Valmiki all the particulars of the story, shortens or amplifies them as he likes, explains them according to his creed, clothes them in a new fashion, but hardly ever alters their objectiveness, their succession, their historical value. साथ ही उन्होंने प्रकाशित किया कि तुलसीदास की कविता वाल्मीकि की शैली और व्याख्या से पूरी तरह स्वतंत्र थी, और ये एक नया ओरिजिनल कार्य था। परंतु जिस तरह उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये बहुत उल्लेखनीय है। टेसिटोरी ने एक एक छंद का कंपैरिजन दोनों पाठों के बीच किया, और आप तो जानते ही हैं कि दोनों राम कथाओं में छंदों की संख्या हजारों में है, तो ये एक बहुत मेहनत वाला काम था। दूसरा, टेसिटोरी का विश्वास था कि तुलसीदास ने रामायण के कई वर्जन्स टेसिटोरी ने वाल्मीकि का जो बंगला वर्जन था, इसके अतिरिक्त उत्तर और दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जो लोकप्रिय पाठ था, जिसको हम सी वर्जन कहते हैं,
उसको भी विस्तार से इस्तेमाल किया, और ये टेसिटोरी ने पूरा दिखाया है। तो ये रिसर्च के बाद, ये रिसर्च सबसे पहले इटालियन में उनको डिग्री मिली और इटालियन में ये पब्लिश हुआ, और यूरोप के जो विद्वान थे वो उनका जो ध्यान था टेसिटोरी की तरफ इससे गया। ऐसे विद्वान जो भारत के पाठ्य पुस्तकों और भाषाओं में काफी रुचि रखते थे। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टेसिटोरी के शोध कार्य में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन की रुचि जागृत हुई, जो टेसिटोरी के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई। जॉर्ज ग्रियर्सन भारतीय सिविल सर्विस से जुड़े हुए थे, और वह 1898 से 1928 तक भारत के भाषाई सर्वेक्षण, जिसको हम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके प्रमुख रहे। भारतीय भाषाओं और बोलियों के मामले में वे अपने समय के आदरणीय और प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे। टेसिटोरी का प्रकाशन उनकी ध्यान में आया, उन्होंने इस पर लिखा। ग्रियर्सन का सुझाव था कि टेसिटोरी की इटली भाषा में लिखे शोध पत्र को अंग्रेजी अनुवाद दिया जाए, और उन्होंने फिर ये किया और ये इंडियन एंटिक्वेरी में प्रकाशित किया गया। ये ग्रियर्सन की प्रेरणा ही थी कि टेसिटोरी ने 1913 में लंदन के इंडिया हाउस में नौकरी के लिए आवेदन की। अपना शोध कार्य पूरा करने के बाद टेसिटोरी सिर्फ इटली से भारत जाने के लिए रास्ता ही नहीं तलाश कर रहे थे, वो रास्ता जरूर तलाश कर रहे थे, मगर इन वर्षों के दौरान वे जैन साहित्य में जो प्रयुक्त भाषाओं पर लिटरेचर था उसको भी देख रहे थे। बाद के वर्षों में वे जैन सिद्धांतों और प्रथाओं से जुड़े, और उनकी ये जैन धर्म के प्रति बहुत हमदर्दी उन्होंने दिखाई। उन्होंने मांस खाना जब वो इटली में थे छोड़ दिया था। ये खैर जैन धर्म के नाते नहीं हुआ था। 2 मराठा ब्राह्मण जो थे उनके दोस्त बन गए थे, और उनके इन्फ्लुएंस के अंडर उन्होंने मीट खाना बंद कर दिया था। मगर फिर थोड़े ही महीनों में वो बहुत बीमार हो गए और इतने कमजोर थे कि उनका डॉक्टर का ये एडवाइस था कि उनको मांस खाना फिर से शुरू करना होगा। इन एनी केस राम की कथा से शुरू टेसिटोरी का करियर अब पुरानी राजस्थानी भाषाओं के व्याकरण की ओर मुड़ा। भारत में कार्य करने की उसकी इच्छा और भी अधिक प्रबल हुई, और उन्होंने मारवाड़ी और धुंधरी जैसी भाषाओं में लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स में काम करने का निश्चय किया। 1913 में वे इंडिया ऑफिस में जब उन्होंने आवेदन तैयार किया था, वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि राजपूताना के निकट आ सकें। मुझे लगता है वो ये बहुत कीन थे कि उनको कोई नौकरी मिले, कोई स्कूल और कॉलेज में राजपूताना में, जहां पर वो लैटिन या इटालियन या ग्रीक पढ़ा सके। एक ही शर्त उनकी थी कि उनको राजस्थान के निकट होना है, और यदि ये पॉसिबल नहीं था तो कोई भी नौकरी जिससे वो लंबे समय तक भारत में रह सके वह चाहते थे। He said, "I'm willing to assume any other appointment that may be suited to my abilities in any place, provided it enables me to go over to India to study the Indian languages which I love best after my own mother tongue." टेसिटोरी ने ये बात जो मैंने अभी कोट की है और इस इच्छा के बारे में भारत के एक जो धर्म शिक्षक थे उनको बताई, आचार्य विजय धर्म सूरी, और उनके साथ उनके बहुत ही अगले सालों में घनिष्ठ संबंध हुए। टेसिटोरी और विजय धर्म सूरी के बीच काफी सारे पत्र एक्सचेंज हुए, और बाद में टेसिटोरी ने ये लिखा
कि विजय धर्म सूरी उनके परम पूज्य गुरु हैं। उन्होंने उनकी जीवनी भी लिखी और उनके थ्रू उन्होंने जैन भिक्षुओं के जीवन के बारे में भी उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिला। उनकी जो लेटर्स एक्सचेंज हुई उनके बेसिस पे धर्म सूरी ने टेसिटोरी की भारत आने की इच्छा का उत्तर इस तरीके से दिया। उन्होंने उनको एक नौकरी देने का प्रस्ताव भेजा। टेसिटोरी इस प्रस्ताव से काफी उत्साहित हुए और उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह जिस इंस्टीट्यूशन में उनको नौकरी का न्योता दिया गया था, जैन गुरुकुल नामक संस्था थी पालिताना में, काठियावाड़ में, कि वहाँ अपने जो प्राकृत पुस्तकें हैं उनकी क्रिटिकल एडिशंस तैयार करेंगे। उन्हें केवल एक ही डर था कि आचार्य को उनके ईसाई धर्म से समस्या हो सकती है। तो इस प्रथम नौकरी के प्रस्ताव को इस प्रावधान के साथ स्वीकार किया गया कि धर्म सूरी ये स्पष्ट करें कि गुरुकुल में ईसाई को वो स्वीकार करेंगे। टेसिटोरी ने अपनी ओर से ये वादा किया कि वे गुरुकुल में जाने के जैनियों जब जाएंगे तो जैनियों के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे और जैन धर्म का विस्तार भी करेंगे, उसमें मदद तो जरूर करेंगे। जब तक धर्मसूरी का पत्र का इंतजार वो कर रहे थे, उसी समय भारत सरकार से नौकरी का पत्र उनको प्राप्त हुआ। उनको बार्डिक क्रॉनिकल्स ऑफ राजपुताना पर काम करने की अनुमति दी गई। ये जो क्रॉनिकल्स थे, इनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कलेक्ट की थी और इसीलिए जब नेपल्स से कलकत्ता आए 11 अप्रैल 1914 में, उसी दिन टेसिटोरी एशियाटिक सोसाइटी में उपस्थित हुए। उन्हें राजपुताना के चरण भाट और ऐतिहासिक साहित्य का एडिटर नियुक्त किया गया और ऑफिशियली उन्हें सोसाइटी में शामिल भी किया गया। उस सोसाइटी में बहुत सारे सुप्रसिद्ध विद्वान थे, जिसमें एक थे हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान चरण भाटों के विभिन्न साहित्य राजपुताना के जो थे और हिस्टोरिकल वर्क्स जो उनको मिले थे वो कलकत्ता लाए थे। और जहां तक सोसाइटी का संबंध था, इन्हीं को जो उनके न्यूली अपॉइंटेड एडिटर थे लुइजी पियो टेसिटोरी, वो कलकत्ता में उन्हें कार्यालय में इनका अध्ययन करेंगे, ये उनकी सोच थी। ये बात सुनकर टेसिटोरी बहुत ही निराश हुए, क्योंकि वो भारत आए थे ताकि वे राजपुताना जा सके। मगर उनकी जो ये निराश फ्रेम ऑफ माइंड था, आशा में बदल गया जब उन्होंने देखा कि जो एशियाटिक सोसाइटी की कलेक्शन है उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत ही असंतोषजनक थी, बहुत अनसैटिस्फैक्टरी थी, क्योंकि उनकी बहुत पुअर कॉपिंग की गई थी और बहुत जल्दी में ये काम हुआ था। तो सामग्री का निरीक्षण करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने वहाँ के साहित्य के प्रचुरता के बारे में जानने के लिए राजपुताना की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी, ताकि वह उनका अध्ययन कर सकें और एक स्कीम तैयार कर सकें जिसमें वो बताएंगे कि वो उस पर किस तरीके से काम करेंगे। उनको ये अनुमति प्राप्त हुई जुलाई में और 22 जुलाई को वे कलकत्ता से राजपुताना के लिए निकल पड़े। ये एक एक्सप्लोरेटरी टूर थी और वो काफी प्रिंसली स्टेट्स में उनका जाने का इरादा था। पहले वो जयपुर गए, वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे सर एलियट कॉल्विन, उन्होंने उनको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दी टू वेरियस चीफ्स ऑफ राजपुताना। और उसके बाद टेसिटोरी जोधपुर गए, वहाँ उन्होंने बार्डिक सर्वे के लिए फील्ड वर्क शुरू किया। फिर जयपुर वापस आए और उसके बाद बीकानेर गए। जब वे एरिन्नपुरा में थे, वहां उन्होंने एक हफ्ता वहां पर रुके थे। टेसिटोरी अपने जैन मेंटर से मिले, विजय धर्म सूरी।
उनका उनसे बहुत ही करीब का एक रिश्ता बन गया और बहुत साल बाद टेसिटोरी ने लिखा, आई कोट, I have known him as a scholar, I have known him as an orator, I have known him as a monk, and though he is not permitted to yield to feelings of worldly affection, I think I can say that I have also known him as a friend. तो normally जब हम colonials और foreign scholars और Indians के बारे में बात करते हैं, we always imagine that Indians were treated by them as below par. मगर जहाँ तक टेसिटोरी और विजय धर्मसूरी की बात है, टेसिटोरी एक्चुअली विजय धर्मसूरी के पैरों पे बैठ के उन्होंने बहुत सारा ज्ञान उनको मिला था और ये उनकी राइटिंग से बहुत साफ होता है. But coming back to the main purpose of his tour, टेसिटोरी को राजपूताना का जो वास्ट और रिच लिटरेचर था, उसकी जानकारी इस एक्सप्लोरेटरी टूर में मिली और उन्होंने एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया स्कीम फॉर द बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना. टेसिटोरी ने ये महसूस किया कि एक संपादक के रूप में उसे राजपूताना में ही रहना होगा, जहां चरण भाट के संबंध गतिविधियों में लगे केंद्रों में अपना अधिकांश समय बिताना होगा. तो इस तरीके से उनका काम चलता गया. मगर 1914 में ही, जैसे आप जानते हैं, जो महायुद्ध था वो छिड़ा. उस ग्रेट वॉर को आज हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं. और 2 ही साल में 1916 में जो टेसिटोरी को फंड्स मिले थे अपने काम करने के लिए, जो पैसा दिया गया था, वो पैसा उनके प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने आधा कर दिया. ये एक बहुत बड़ी संकट उनके लिए बन गई. और इस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, वो उन्हें फिर सपोर्ट करने लगे. जॉन मार्शल उनके काम से बहुत ही इम्प्रेस थे, बहुत प्रभावित थे और इस फाइनेंशियल संकट को सुधारने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जब वे टूर करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा वे पुरातात्विक जांच भी करें. मार्शल का ये मानना था कि इटली वासी नौजवान के पास पुरातत्व का बेशक ज्ञान भले ही नहीं है, परंतु यदि उनको उपयुक्त तरीके से दिशा प्रदान कर दी जाए तो ये जो लिंग्विस्ट है ये अच्छा काम कर सकता है. और उनको उसके बाद D.R. भंडारकर जो थे वो मिले थे और उनको गाइड किया था. तो दिसंबर 1916 से उन्होंने चरण भाट साहित्य के सर्वेक्षण के साथ साथ पुरातत्व सर्वेक्षण करना शुरू किया. उनका जो बीकानेर दौरा था उसमें उन्होंने बहुत मात्रा में पुरातत्व स्थलों पे वो गए और उन्हें बहुत कुछ मिला. और एक ऐसी जगह कालीबंगन थी जिसके बारे में मैं अभी जल्द ही बात करूंगी. संपूर्ण राजपूताना में बीकानेर राज्य शायद वह जगह थी जहां पुरातत्विक खोज करने की परिस्थितियां बहुत कठिन थी. ये अत्यंत सुनसान और उजाड़ जगह थी जिसका अधिकांश भाग मीलों तक रेतों के पहाड़ों से बना था. छोटे गांव थे जिसमें जनसंख्या भी कम थी और विशाले रेतीले इलाकों में केवल ऊंटों द्वारा ही यात्रा की जा सकती थी. तो उनका जो आर्कियोलॉजिकल फील्ड वर्क था वो ऊंट पे हुआ था. इस प्रांत में पानी और पत्थरों की भी कमी थी. तो जैसे जयपुर और जोधपुर में पत्थर की बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स मिलती है, ये दृश्य उनको बीकानेर के प्रांत में नहीं मिला. परंतु इस राज्य में उन्हें एक बहुत ही रोचक पुरातात्विक क्षेत्र कह सकते हैं, उसकी खोज उन्होंने की, जो बड़े बड़े टीलों के फॉर्म में था. लोकल लैंग्वेज में इन्हें ठेरी कहा जाता था और इन पर
टूटे फूटे ईंट के पीस और टिकरी जो पॉटशर्ड्स हैं बहुत मात्रा में मिले, और ये सब घग्गर के तट पर मिले। घग्गर ऑफ कोर्स तब तक तो बहुत पहले से ये एक सूखी नदी हो गई थी, मगर जो उसका पुराना रिवर बेड था उससे पता चलता था कि पहले यहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी। ये जो सारे स्थल उन्होंने देखे और उनकी चर्चा उनके रिपोर्ट्स में है, पीलीबंगा, रंग महल, ऐसी बहुत सी जगह हैं। उनमें कालीबंगन ऐसी थ्योरी है जिसकी बात मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेसिटोरी सबसे पहले कालीबंगन अप्रैल 1917 में आए, और इसके बाद इस स्थल पे वो और खोज करने के लिए दिसंबर 1918 में फिर दोबारा आए, और उस टाइम उन्होंने कालीबंगन की खुदाई करवाई। और वहां वो कहते हैं कि उनकी खुशकिस्मती थी that he discovered, I quote, vestiges of a remote if not prehistorical antiquity। उनकी जो कालीबंगन रिपोर्ट है वो काफी लंबी है। वहां उन्होंने लिखा है कि 2 थ्योरियां उन्होंने देखी, ये पास पास थी एक दूसरे के, और उनके बीच एक छोटा डिप्रेशन था, और यही बाद में भी मिला था देखने को, जो बाद के स्कॉलर्स वहां गए थे। और उनको जो वहां आर्टिफैक्ट्स मिले उनके बारे में उनकी रिपोर्ट में जिक्र है। टेराकोटा केक्स, हड्डियां, हाथी दांत के ऑब्जेक्ट्स, तांबे के फ्रैगमेंट्स, सी शेल्स, और सबसे जो रोचक बात ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो फोटोग्राफिक एल्बम्स हैं उसमें फोटोग्राफ्स हैं जो कालीबंगन में टेसिटोरी ने खींची थी, जो वहाँ के स्ट्रक्चर्स की हैं, और एक सिलिंड्रिकल वेल की भी फोटो है। ये फोटोएं मैं लेक्चर के बाद आपको दिखाऊंगी। परंतु वे कौन सा कारण था जिसके आधार पर टेसिटोरी इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने घोषणा की कि ये पूर्व ऐतिहासिक काल की जगह है कालीबंगन, दैट इज ऑफ प्री हिस्टोरिकल एंटिक्विटी। वास्तव में यदि हम उनकी रिपोर्ट देखें तो उससे ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स उनको हिस्टोरिकल साइट्स में मिले थे वो उनको कालीबंगन में नहीं मिले। तो जो बुद्धिस्ट साइट्स थी वहां उनको काफी सारे मोल्डेड ब्रिक्स मिले थे, और ये कालीबंगन में मौजूद नहीं थे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स वहां पर अनुपस्थित थे, उसी के कारण उनकी ये सोच थी कि कालीबंगन बहुत ही प्राचीन है, उस हिस्टोरिकल पीरियड से बहुत पहले समय का। एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी, और ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं उसका उल्लेख किया, मगर ये बिल्कुल पक्की बात है कि कालीबंगन से उनको 2 प्रकार की वस्तुएं मिली थी। एक तो पत्थर के लंबे ब्लेड्स मिले थे, ज्यादातर व्हाइट चर्ट के, और उन्हें 3 सील्स, मोहरे मिली थी। और ये यदि हम देखें, स्टोन ब्लेड्स विद सील्स एंड विद पॉटरी, ये ही हड़प्पा में बहुत पहले 19वीं शताब्दी में मिली थी। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को आज हम हड़प्पन सभ्यता के टाइप फॉसिल्स की तरह से माना जाता है। हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेसिटोरी कालीबंगन को एक प्रीहिस्टोरिक साइट इसलिए माने थे क्योंकि यहाँ पर पत्थर के ब्लेड्स मिले थे? और यदि ये बात थी तो उन्होंने इनके बारे में और सील्स के बारे में अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं कुछ लिखा? दुर्भाग्यवश टेसिटोरी ने इस मिथक के बारे में कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। हम बस जिस बारे में निश्चित होकर कह सकते हैं वो ये है कि ये जो जक्स्टापोजिशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैं, पत्थर के ब्लेड्स इन द सील्स और पॉटरी, यही कनिंघम को, जैसे मैंने कहा, हड़प्पा पे मिला था। और यदि जॉन मार्शल को ये पता होता कि ये
टेसिटोरी को मिला है कालीबंगन में, तो उनको ये इमीडिएटली एक रियलाइजेशन होती कि ये एक नई किस्म की कल्चर है जो हरप्पा से कालीबंगन तक स्ट्रेच होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये पब्लिक नॉलेज क्यों नहीं बना, ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? क्या ये हो सकता है कि टेसिटोरी इसके बारे में इन्होंने चुप्पी रखी? क्योंकि जैसे हम बहुत सारे आप स्कॉलर्स इधर हैं, हम भी यही करते कि जब तक हम इनकी प्राचीनता नहीं समझे और इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए टेसिटोरी ने इसकी बात नहीं की थी। मगर इस बात का कोई भी शक नहीं है कि उनकी सोच ये थी कि ये ऐतिहासिक समय से पूर्ण कालीबंगन की सभ्यता थी, और वे इस बात में अलेक्जेंडर कनिंघम से बहुत आगे थे, क्योंकि कनिंघम हरप्पा को श्वेंगसान के काल के दौरान स्थापित 7th सेंचुरी के बौद्ध समय का स्थल मानते थे, जबकि टेसिटोरी की पहली सोच ये थी कि कालीबंगन को स्पष्ट रूप से पूर्व ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखना चाहिए। मगर कनिंघम कई मायनों में टेसिटोरी से बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे। वे संस्थागत तौर पर शक्तिशाली तथा एक स्थापित आर्कियोलॉजिस्ट था, और हरप्पा के बारे में उसके विवरण भी प्रकाशित हुए, और सिंधु सभ्यता के शहरों और उनकी खोज की कहानियों में रुचि लेने वाले ऐतिहासिकारों के बीच उसने अपनी उपस्थिति इस तरीके से दर्ज कराई। जबकि टेसिटोरी के संबंधित कालीबंगन का कार्य लंबे समय तक अल्प अज्ञात रहा, क्योंकि जब तक वे अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रकाशित करवा पाते, उनका जीवन समाप्त हो गया। ही डाइड। 1919 की बात है। उसकी शुरुआत में उनको खबर मिली कि उनकी माँ बहुत गंभीर तरीके से बीमार है। उसी वर्ष 17 अप्रैल को वो इटली चले गए। जब वे वहां पहुंचे, उसके पहले ही उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। टेसिटोरी कई महीनों तक इटली में रुके रहे। उस वर्ष गर्मियों में उन्होंने अपने जो पुराने मेंटर थे जॉर्ज गियर्सन, उनको कालीबंगन में उनको जो सील्स मिली थी उसके बारे में उन्होंने एक लिखित विवरण दिया। इस तरीके से लिखा, he said, the seals bear inscriptions in characters which I am unable to identify. I suspect it is an extremely important find. The mound itself on which they were discovered is very interesting. I believe it is prehistorical. I have not shown the finds to anybody, not even to Sir John Marshall, and I should like very much to have your opinion first. ग्रियर्सन ने उनको उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वो सील्स बहुत ही रोचक हैं, और शायद उनपे जो राइटिंग है वो चाइनीज है, क्योंकि चाइनीज इंस्क्रिप्शंस हड्डी पे बहुत सारी मिली थी उस समय। टेसिटोरी खैर इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं थे। तो ग्रियर्सन ने उनको सजेस्ट किया कि वो सर जॉन मार्शल की परमिशन लें, और ये इंस्क्रिप्शंस जो थी और जो सील्स थी, ये जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में पब्लिश करें। और मुझे लगता है कि टेसिटोरी यही करने वाले थे। जब वो भारत वापस आते, वो जरूर मार्शल को मिलते, मगर उनकी जो रिटर्न जर्नी थी इटली से घातक हुई। वो जिस जहाज पर आ रहे थे, उन्हें वहाँ स्पेनिश इन्फ्लुएंजा हो गया, और थोड़े ही समय में जब वो बीकानेर पहुंचे, ये डबल निमोनिया बन गया, और 22 नवंबर 1919 को उनका देहांत हो गया। हम भी कोविड के थ्रू अब समझ सकते हैं कि कैसे पैंडेमिक होता है, और स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में कई लाखों लोगों की डेथ हुई थी। मगर मुझे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में जो इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि टेसिटोरी की लाइफ ये डिजीज ने ली थी, इसलिए हुआ था। जैसे आप जानते हैं, उनको बीकानेर के पास दफनाया गया। उनके जो दोस्त और पेट्रन थे महाराजा गंगा सिंह, उनका जो किला है उसके थोड़ी ही दूरी पर
ऐसा कहा जाता है और डॉक्टर नितिन गोयल ने ये बात कही है कि उनकी पुण्य तिथि पर बहुत सारे लोग उनके कब्र पर एकत्रित होते हैं और जरूर ये सोचते होंगे कि उनकी मृत्यु से भाषा शास्त्रीय क्षेत्र में एक बड़ी हानि हुई थी, परंतु इसके साथ ये भी हमें सोचना चाहिए कि हड़प्पा कालीन वस्तुओं के बहुत करीब ये टेसिटोरी पहुंच गए थे और यदि वे जीवित रहते तो शायद उनको ही माना जाता द डिस्कवरर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि टेसिटोरी को जब बीकानेर में दफनाया गया, कालीबंगन की मोहरों का ज्ञान भी उसी के साथ ही दफन हो गया। और बहुत कम लोग हैं जो ये जानते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो उस टाइम कोई नहीं जानता था। 1952 में जब अमलानंद घोष ने कालीबंगन एक्सप्लोर किया तो उनको डिस्कवरर ऑफ कालीबंगन माना जाता था, हालांकि टेसिटोरी ने कालीबंगन को डिस्कवर किया था। और बाद में 1960s में जब ये एक्सकवेट किया था ASI ने, तब भी उन्होंने टेसिटोरी की बात नहीं की थी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष से कि वो 1 मिनट जो PPT मैंने भेजा था उसको शेयर करें। आशीष, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरी जो किताब है ये है फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज। अगले नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दिखाइए। हाँ, फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज, हाउ द इंडस सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट प्लीज। मैंने अलेक्जेंडर कनिंघम की बात की है। ये कनिंघम है। ये पोर्ट्रेट बिल्कुल स्टूडियो फोटो है और आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो इतनी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की थी, उन्होंने जब अपनी स्टूडियो फोटो ऑफिशियल फोटोग्राफ करवाई तो बिल्कुल ही एक इंग्लिश जेंटलमैन जैसे दिख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरर जैसे नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये 1872 रिपोर्ट है कनिंघम की जो पब्लिश हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि हड़प्पा में सील है और लंबे पत्थर के ब्लेड्स उनको मिले थे और काफी सारे पॉटरी भी मिली थी जो प्लेट के नीचे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जॉन मार्शल की फोटोग्राफ है। 1 या 1.5 महीना पहले जब वो इंडिया आ रहे थे 1926 में। नेक्स्ट प्लीज। उनको हड़प्पा सील्स में बहुत रुचि थी। वो ब्रिटिश म्यूजियम के हड़प्पा सील्स को देख के आ रहे थे। वो ये 3 सील्स हैं जो हड़प्पा से ब्रिटिश म्यूजियम में आई थी। नेक्स्ट प्लीज। और ये टेसिटोरी है जो मार्शल के काफी बाद आए। और जब भी मैं इस स्लाइड को दिखाती हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल इटालियन राजपूत लगते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये टेसिटोरी है आचार्य विजय धर्मसूरी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरीके से टेसिटोरी ने फील्ड वर्क किया था एक ऊंट पर, और बहुत बिल्कुल ही जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स करते हैं टेंट्स वेंट्स में। काफी मुश्किल काम था मगर उनको बहुत कुछ मिला बीकानेर में। नेक्स्ट प्लीज। कालीबंगन में जो मैंने आपको कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एल्बम्स में फोटोग्राफ्स मुझे मिली, वो मैं आपको थोड़ी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए वो जो कमरों की नींवें दिखती हैं लेफ्ट में, और उनको यहाँ एक वेल मिली थी जो कुएं की द टॉप पोर्शन यू कैन सी हियर। नेक्स्ट प्लीज। टेराकोटा केक्स मिले थे, परफोरेटेड पॉटरी मिली थी, चूड़ियां मिली थी, छोटे टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले थे। और जो जुबली म्यूजियम है बीकानेर में, राइट को जो स्लाइड है वो वहां से है। ये है जो फोटोग्राफ लंबे लंबे ब्लेड्स की जो मैंने ली थी, जो टेसिटोरी को मिले थे और जो बीकानेर में ही हैं। ये सील्स हैं। ये मुझे हजारीमल भांतिया की पब्लिकेशन से मिली थी, और ये सील्स की भी फोटोग्राफ मैंने देखी थी गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम में।
ये अमलानंद घोष हैं जिन्होंने फिर 1952 में कालीबंगन की रीडिस्कवरी की थी। और अमलानंद घोष को ये पता नहीं था कि उनसे पहले काफी डेकेड्स पहले टेसिटोरी ने ना ही इस एरिया का ही हैड एक्सप्लोर्ड इट, पर उन्होंने इधर के जो हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स थे उनके बारे में लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन को, और उनका अपना ये अनुमान था कि ये प्री हिस्टोरिक है। थैंक यू आशीष। So I have finished what I wanted to say, Dr. Goyal, and any questions? Nitin ji? Ma'am, we listened it very carefully and your presentation भी वो भी बहुत enticing थी। जैसे आपने वो तस्वीर दिखाई जिसके अंदर एलपी टेसिटोरी पगड़ी पहन के बैठे हैं, एक बार तो हमारे पीछे और लगे सब लोगों को लगा कि राजस्थान के अंदर वापस आ गए। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस। आपने बहुत सही और बहुत ही अच्छे से कंपैरेटिवली आपने कलिंगम और टेसिटोरी के बारे में भी बताया, और बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर टेसिटोरी जीवित रहते तो वास्तव में इस उत्खननकर्ता के रूप में, खोजकर्ता के रूप में वो एक बड़ा नाम होते, और जल्द ही जब उनकी डेथ हुई तो उनके साथ में वो राज या वो जो उनकी खोज थी वो भी लगभग दफन हो गई और इससे वंचित रहे, और लेटर ऑन जाकर ये चीजें आई। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। डॉक्टर सोनू, आपकी। जी प्लीज। मैम, डॉक्टर राजीव, प्रोफेसर राजीव वर्मा है, राजीव कुमार वर्मा, वो बहुत आपके बारे में बहुत कह रहे हैं। हमारे पास मैसेज आया उनका कि मैम लंबे समय तक वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट हु हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बेटरमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ प्रीमियर यूनिवर्सिटी, एज अ डीन ऑफ कॉलेज। At that time, I was member of DU Academic Council. Hats off to her and Rajasthan Prachya Vidya for organizing. मैम, इन्होंने अपना क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ आपके बारे में ही कहा। हाँ, एक प्रश्न जरूर आया हुआ है सुरेंद्र कुमार जी का, ये गंगानगर से हैं। इन्होंने कहा कि टेसिटोरी के संबंध में जो हस्तलिखित पत्र हैं, फोटोग्राफ हैं, जिनका आप बता भी सकते हैं, ये हजारीमल जी भाटिया ने राजस्थान को दिए थे, यहाँ अभिलेखागार में भी दिए गए थे। क्या उनके बारे में या उनसे संबंधित कोई और जानकारी ऐसी उपलब्ध हो पाई, या और एक्सप्लोरेशन करके हमें कोई और पत्र मिल पाए क्या, जिससे हम उनके बारे में और जान सकें? तो जहां तक टेसिटोरी, द अदर सोर्सेज जो हैं टेसिटोरी के ऊपर, ये एक्चुअली जो इटली में उनकी फैमिली है और जो वहाँ के मेयर हैं, उन सब ने भी प्रकाशित किया है। तो थोड़ी सी ऐसी किताबें हैं जिसमें अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है, तो ये भी वहां से मिलती हैं। तो हजारीमल बांतिया तो लाए ही थे, मगर उसके बाद क्योंकि एक बार इटालियन एम्बेसी में मैंने एक भाषण में मैं गई थी और उस टाइम में मुझे ये पता चला था। तो और भी जगह ऐसे मटेरियल हैं, और एएसआई की फाइलों में बहुत कुछ है। जो मुझे रिपोर्ट मिली टेसिटोरी की, वो एएसआई की फाइल में मिली, और मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी कि एएसआई ने मुझे परमिशन दी थी। वो फाइलें उनके फाइल रूम में बिल्कुल ऐसे बंधी हुई थी, कोई उनका कैटलॉगिंग नहीं था, मगर उन्होंने मुझे अलाउ की कि जो भी फाइलें आप देखिए, और उसी से ही मेरी किताब पॉसिबल हुई। इसीलिए जो फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज है उसको मैंने डेडिकेट किया है टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, क्योंकि उसके बिना ये किताब नहीं बन पाती। तो हजारीमल बांतिया के अलावा भी बहुत कुछ है, मगर हजारीमल बांतिया का मैं ये कहूंगी, देखिए, ही वॉज इन हिज 70s। वो दिल्ली आ रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आके आप मुझे मिलिए, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। कौन करता है इस तरीके से? तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि मेरे काफी सारे गार्डियन एंजल्स थे, और उसमें हजारीमल बांतिया जी एक थे। मैम, हमारे साथ प्रोफेसर बीएल बधानी भी जुड़े हुए हैं, जो कि आज ही आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी कांग्रेस को करके और सरदार शहर से बीकानेर अभी 15-20 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। हाँ, ये मुझसे सर आप कुछ पूछना चाहें तो। बहुत आभार नितिन जी, उनको रिक्वेस्ट करना होगा थोड़ा पास आने के लिए, लैपटॉप के थोड़ा पास आ जाए।
की आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर की? हाँ, आपका बहुत ही अच्छा लेक्चर था और ये बीकानेर के लोगों के लिए तो खास तौर से टेस्टिटोरी कैसे थे जिसको आज तक हम 25 दिसंबर को शायद करते हैं, उनको याद करते हैं। आप हजारीमल जी भाटिया की बात कर रहे थे। हजारीमल जी भाटिया से मेरी बहुत लंबी मुलाकात हुई है। मैं कानपुर में गया और बीकानेर रहने वाले थे, उससे मिला हूँ। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि संस्कृत को जानते थे, बहुत अच्छी लैंग्वेज थे, प्राकृत जानते थे और राजस्थान की सबसे डिफिकल्ट डायलेक्ट थी डिंगल। और ये जो सिराज की कब होती जैसे डुगबड़ी बेटी, उसका उन्होंने लखनऊ में ट्रांसलेशन किया। मैं जब कलकत्ता गया था तो वहां पर मैंने एशियाटिक सोसाइटी में देखा था कि बहुत सारे मैजिस्ट्रेट स्टाफ बहुत कर रहे थे, बहुत देखे थे। मैंने जब सबसे पहला आर्टिकल लिखा था तो वो तो बार्डिक सर्वे की रिपोर्ट्स थी। वो सर्वे के बाद पता लगा कि कितने इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट ऐसे पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, पूरा वो भी लिखा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं, जब आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि यू आर द डिस्कवरर ऑफ कालीबाग, तो फिर अमलेखु घोष क्यों मतलब अपना नाम ले रहे थे? ये क्या हमारे भारत के लोगों की टेंडेंसी है कि हम किसी फॉरेनर को जो इस तरीके से रिजेक्ट करें, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट ना करें? जो हमारे भी हम लोगों ने जो अपनी आर्कियोलॉजी सोसाइटी है उसे टेस्टिटोरी अवार्ड भी घोषित कर रखा है कि ताकि लोग टेस्टिटोरी और काम कर सके। हम कालीबंगा भी बहुत जाते रहते हैं। अभी लेक्चर से था उस पर प्रोफेसर देवड़ा का, उन्होंने रंगमहल की संस्कृति और पूरा उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या लिखा था इन्होंने, और स्पेनिश लोग बहुत आए थे जिन्होंने बहुत सर्वे किया। तो जो उसका व्यक्ति 1915 से लेके 1919 तक कितना बड़ा काम कर दिया, हम लोग नहीं कर पाते। वो ऐसे लैंग्वेज सीख करके, ऐसे लैंग्वेज करके बहुत अच्छा क्रिटिकल एडिशन किया है। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में बहुत सारी चीजें आज भी अवेलेबल है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने टेस्टिटोरी पे बहुत विस्तार से काम किया है। बीकानेर के लोगों के सामने हम मटेरियल रखा हुआ है लेकिन फिर भी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम टेस्टिटोरी को बस इतना ही जानते हैं कि उसने राजस्थानी की व्याकरण लिखी थी, राजस्थान के बारे में कुछ किया था। इसके अलावा हम पुरातत्व के बारे में इतना जरूर जानते हैं कि वो कालीबंगा और ये जितनी उसके आसपास की जो पीली बंगा, ये बंगा शब्द कहाँ से आया था, इन चीजों के बारे में बहुत सारी बातें की थी। लेकिन जो विस्तार से जो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। कभी उसके पहले मुझे मौका नहीं मिला था और मुझे खुशी इस बात की है कि वो एक व्यक्ति यहीं पे, मुझे याद है उसमें बहुत सारी स्टोरीज हजारीमल जी भाटिया में सुनाया करते थे कि लोकल लोगों में बहुत सारी चीजें उनके बारे में थी कि वो जहाँ उनके वो है कब्र, उसके पास एक कोठी है जिसपे हम लोगों ने, जब मैं यहाँ बीकानेर में सर्विस कर रहा था तो उस वक्त हम लोगों ने बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था कि वो कोठी तो एक म्यूजियम बना दिया जाएगा, तो वहां कम से कम ये रहेगा कि टेस्टिटोरी को लोग मानते हैं। और महाराजा गंगा सिंह ने तो उसकी बहुत सारी चीजें अभी भी है और पिछली बार भी हमने और डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा ने टेस्टिटोरी पर ही अपना रेसिडेंस दिया था। लेकिन आपको इतना विस्तार सुन के मेरी मन कर रहा है कि आपकी किताब ढंग से देखी जाए कि एज ए आर्कियोलॉजिस्ट व्हाट ही हैज डन एंड रियली कमेंडेबल वर्क। और डिस्कवरर वो था, ये वो थे, लेकिन हमने उनको बिल्कुल भुला दिया, इसलिए भुला दिया कि उसके बारे में बात न करके बल्कि बाद में जो हिंदुस्तान के लोगों ने जब काम किया उसके लिए बहुत आभार आपका। और हम बहुत जितने लोग बैठे हैं एनलाइटन हुआ, हम कोशिश करेंगे कि इसको और आगे करें, बल्कि उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे बार्डिक लिटरेचर सर्वे में, उस पर भी पूरा काम नहीं हुआ। बस एक 1960 और 1966 में मारवाड़ और बंगाली लिखा था गुणोत नहर से के ख्याल सकते, बाकी अभी भी उनका ऐसा है जो बहुत सारे लोग ढूंढ नहीं पाए। देखिए तो कितना उसने बहुत समराइज वे में लिखा था कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन, तो ये सब चीजें उसके अंदर है। तो आपका लेक्चर सुन के हमको बहुत प्रेरणा मिली, बहुत आभार आपका और धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपने जो शब्द इस्तेमाल किए मेरे लेक्चर के लिए। और जहां तक अमलानंद घोष की बात है, उनको पता नहीं था जरूर एएसआई। देखिए सब बहुत दुख की बात है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस में, ये सिर्फ एएसआई की नहीं है, एएसआई के साथ मुझे बहुत आई फील वेरी क्लोज टू इट एंड कमिटेड टू इट, मगर हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का
कि एक इंस्टीट्यूशन में क्या पहले काम हुआ है, एक ये बाहर के देशों में एक बहुत एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि जो फाइलें हैं एक दफ्तर में, वहां पर एक आदमी हो जो इनको देखे और समझे कि इससे पहले जो अब हम काम कर रहे हैं उस पे क्या काम हुआ है, उनको जरूर पता चल जाता है। इस किस्म की जो रिसर्च है उन्होंने की नहीं। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 2 साल की छुट्टी लेके मैं बिल्कुल एक बाबू बन गई और वहां फाइलें ही रोज देखती थी, मगर उन फाइलों से मुझे बहुत कुछ मिला। कम से कम हम आज जो सुन रहे हैं आप सुनते लाभान्वित हुए, कम से कम पूरी बातें सुनी और इससे काफी हमारे बच्चे काफी नौजवान लोग हैं उनको प्रेरणा मिली। हम आगे और इन लोगों से कहेंगे कि आप आर्कियोलॉजी कर जाए, आर्कियोलॉजी सुनती क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब आप काम किताब कर देख हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, जीवन सिंह, प्रोफेसर जीवन सिंह कल सरदार साहब हैं और इनसे काफी बातें होती रहती है। काफी इन्होंने हमको सजेशन भी दिए थे कि आर्कियोलॉजी के फील्ड में हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइज, इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंस यूजलेस हो जाते हैं अगर आपके पास पूरा कोई गेम नहीं है कि आप क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी की जो कॉन्फ्रेंस है वो इस तरीके की नहीं है कि आप जनरल एक कॉन्फ्रेंस में आप चले जाए और बात करके आ जाए। इट्स ए वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट एंड वी शुड केयरफुली स्टडी इट। मैम हमारे साथ कलकत्ता से आर्कियोलॉजिकल एशियाटिक सोसाइटी से भी ऑर्गेनाइजर रतन शाह जी जुड़े हैं अभी, और जीवन सिंह जी खड़कवाल साहब भी 2-3 बार एरो कर चुके हैं। सर आप यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मैम, द स्टेज इज ओपन फॉर यू। खड़कवाल साहब। Yes, Namaskar. I just want to congratulate Nayan ji for wonderful talk. मैं तो टेक्सिटोरी के बारे में कुछ नहीं जानता था except for discovery of Kalibanga, and he was working on Bardic languages. But how much archaeology he was doing, today I am really very thankful to Nayanjot ji for giving this wonderful lecture. Accept my hearty congratulations. This is the first thing. I have to congratulate Nitin ji also, making me meet Nayan ji virtually after maybe 30 years. She had come to my department way back in early 90s when I had joined the department, and she wanted to visit some sites, and Professor Mishra, my guru, had told her that go to Udaipur and meet Jeevan. He would guide you to the sites. So I hope you still remember, and thank you for sending me gifting me your book, which Nitinji missed out mentioning, Copper and Its Alloys in India. That's with Dilip Chakravarti. It's a wonderful book you have done, and it is cited across the globe, not only by Indians but by all the Harappan scholars. And I have 1 or 2 silly questions, if you could accept them. One of them is, apart from Kalibanga, did Tessitori discovered any other Harappan site? This is one. If you allow me to repeat the another one, tell another one, or you would like to wait? I don't know. No, go ahead. Yeah, the other question is, I have been wondering, being in the Aravalis for last 30 years, the Hadappans were, doing excellent trade. You have already worked so much on the trade. In absence of camel, in absence of horse, how Hadappans were operating this intra-site, extra-site, inland, long distance and short distance trade. I'm asking this question for this reason that, if Aravali was contributing largely to the urbanization of the Hadappans, how material was being transported to a distance of about 300 to 400 kilometers. I don't think Belgadi will do this. So we have to have some answer for it. So I would be very happy if you could give us some insight to these questions. So, Dr. Kharakwal, I still remember you very kindly, not only my visit, but my students were there. And, you organized our visits to many archaeological sites. And I still remember that, and I'm very grateful to you. जहाँ तक आपकी दोनों क्वेश्चंस की बात है, काफी बीकानेर माउंट्स में जो वो गए, तो वो जो कालीबंगन है उसके साथ जरूर ढूंढते रहते थे कंपैरिजन्स,
तो जहां तक एक साइट है उद्रे मसहर, वो कहते हैं कि he found fragments of covers which were like those at कालीबंगन। फिर वो कहते हैं कि उनको 2 माउंड मिले जब वो सूरतगढ़ से शिवपुर जा रहे थे, और 2 माउंड्स उनपे भी ऐसा मटेरियल था जो कालीबंगन में उनको इट वाज रिचली रिप्रेजेंटेड एट कालीबंगन। फिर जब वो जा रहे थे रघुनाथपुर की तरफ, तो वो कहते हैं that he found typical artifacts that he had found at कालीबंगन including terracotta balls। तो ऐसी उनकी जो रिपोर्ट है उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है which gives you a sense that Kalibangan is his major discovery, but he was looking around for the Kalibangan kind of material elsewhere also। और जो आप बात कह रहे हैं, मुझे तो सबसे अच्छी जो आपकी बात आज लगी वो ये है कि हड़प्पन्स कैसे यहाँ से कॉपर लेके जा रहे थे। ये हमें सोचने की बात, ये बहुत ही सोचने की बात है, और मेरा इसके लिए कोई जवाब नहीं है। मगर मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि हम सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ से कॉपर जाता था, ये एक बड़ा शहर था, राजस्थान में ऐसी कल्चर थी। हम ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से, किस मेथड से ये कम्युनिकेशंस हुए होंगे। मैं अभी रन ऑफ कच्छ से आई हूँ, और जब आप रन जाते हैं और आप देखते हैं मीलों पे मीलों, इट इज अ डेजर्ट, और आप हड़प्पन्स का सोचते हैं, एक तरफ है सुरेंद्र नगर, दूसरी तरफ है आपका धोलावीरा, और ये कैसे इनमें कनेक्शंस था क्या। और आप ट्रेडर्स को फिर आप यू रियली हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम कि किस तरीके से ये मटेरियल वो लाते थे, और कैसे द होल ट्रेड वाज सेट अप एंड सपोर्टेड। जरूर इस पे विचार करने की और रिसर्च करने की इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पर मुझे लगता है क्योंकि हम मेन चीज पे अटक जाते हैं, दैट इज द साइट्स and what is found at the sites, we don't actually look at all this। and अब मुझे जो लगता है, as I'm reaching the latter part of my career, research career, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे बहुत रिसर्च होनी चाहिए। मैं अपने आप जंगलों पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि हम जब जंगल की बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में, हिस्टोरिकल पीरियड में, तो हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं कि जो कल्टिवेटेड लैंड था वो किस तरीके से जंगल लैंड को, इसको एरेबल बनाया। हम ये नहीं सोचते हैं कि जंगल्स भी एक ऐसा एक साइट था जहां पर जो अर्बन लोग थे वो आते थे, और ये जंगलों ने उनकी दृष्टिकोण को कैसे बदला, आर्किटेक्चर को कैसे बदला, इसके बारे में हमने कोई रिसर्च नहीं किया। तो इसीलिए जो आपने बात कही है ये बिल्कुल सच है, हम बड़ी बड़ी चीजों पे अटक जाते हैं, और जो बाकी सब है उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। सो थैंक यू फॉर रेजिंग दिस, एंड आई होप देयर आर सम यंग स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग और ये इस पे काम करेंगे। जी जी जरूर, जी जरूर। थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैम रतन शाह साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम से? मेरी आवाज आ रही है क्या गोयल जी? हाँ जी। देखिए, बहुत पहले नैनजो जी की पुस्तक विस्मित नगरों की खोज पढ़ी थी, और तभी से मुझे टेसेटरी को जानने की और उनके बारे में बात करने की एक इच्छा जागृत हुई थी। पिछले 6 वर्ष से हम लोग एशियाटिक सोसाइटी के साथ मिलकर के एक टेसेटरी व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं, और लास्ट टाइम उसके अंदर जो उडीना में टेसेटरी इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर फ्रेंसो फैक्सी, उनका स्पीच हमने कराया था, और उन लोगों ने एक सुझाव भी दिया था कि कोई यूनिवर्सिटी यदि मिलकर करके टेसेटरी की जो सामग्री इटली में रखी है और जहाँ एशियाटिक सोसाइटी में रखी है और बीकान में रखी है, उनके ऊपर कोई जॉइंट शोध कार्य भी वो लोग प्रस्तावित किए थे उन लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा टेसेटरी का जो लिंग्विस्टिक पक्ष था, राजस्थानी भाषा के लिए था, उनकी जो 2014, 15, 16, 17 की एशियाटिक सोसाइटी में जो रिपोर्ट्स है, मेरा ज्यादा अध्ययन उसी का है।
उनका जो ये आर्कियोलॉजिकल पक्ष था उस पर आज नयन जोत जी ने बात की। मेरे पास यहीं रहते हैं डॉक्टर फणिकांत मिश्रा है, वो रिटायर्ड आर्कियोलॉजिकल रीजनल डायरेक्टर है, उनसे भी इसके बारे में बातें होती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज नयन जोत जी ने इस तरह से बात रखी और मैं इच्छा जाहिर करता हूं कि उनसे मैं उनका संपर्क नंबर आपसे ले लूंगा और मैं चाहूंगा कि एशियाटिक सोसाइटी से बात करके उनका एक भाषण हम एशियाटिक सोसाइटी में भी आयोजित करवा सकें। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ गोयल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मयंक सर भी जुड़ चुके हैं। मयंक सर, डू वांट हैव अ रेज सम क्वेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी ये जो सुना बड़ा सराहनीय बात कही है, और जो इन्होंने रखी है बात कि आदमी शुरू में जंगली अवस्था में कैसे रहा। अभी थोड़े दिन पहले हमने हड़प्पा की एक एक्सटेंशन साइट खोजी थी शेखावाटी में। खड़गोवाल साहब ने अपने शोध पत्रिका में उसको पब्लिश भी किया है। और जो कॉपर का जहां तक बात है, जितना कॉपर गया है वो कॉपर का रूट हमने जल रूट के थ्रू गया है, क्योंकि नदियों के रूट भी बदले हैं। और ये कच्छ की खाड़ी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यहाँ की सारी नदियों का लस्त मुहाना वहां जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि खेतरी रेंज जो हमारे पास है उसमें हमें बहुत कुछ नई चीजें मिल रही है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। दूसरा एक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने रामायण महाभारत पर स्टोरी के जो काम बताया, तो स्टोरी ने राग तरंगिणी पर भी काफी लिखा है, उनसे भी उन्होंने बहुत चीज ली है। वो भी आप थोड़ा प्रकाश डालते तो हमारी ज्ञान वृद्धि होती। धन्यवाद। मैं जरूर इस बारे में कहती, और सोलोमन का जो मिथ है उस पे भी उन्होंने जो वेरिएशंस हैं उस पे किया है, मगर क्योंकि मैं इधर बात कर रही थी टेसिटोरी और आर्कियोलॉजी और हड़प्पन नगरों की खोज के बारे में, इसीलिए मैंने अपनी बात इस तरीके से रखी थी। मगर थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट दैट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कुड आल्सो बी इंक्लूडेड। गोयल जी। हाँ जी सर। गोयल जी, जी सर। अभी जो बात ये कॉपर की हड़प्पा में जाने की थी, वर्षों पहले अपने एक डॉक्टर रतनचंद अग्रवाल थे जी, बड़े, उन्होंने मेरी इस चर्चा, उन्होंने कहा था, उन्होंने इसी को जिक्र किया था और उन्होंने कहा था जी एरियल मार्क से हमने देखा है गणेश्वरी सभ्यता के नाम से शेखावाटी का इलाका जहाँ कॉपर पैदा होता है, खेतड़ी और सिंघाना, तो उनकी इसके बारे में सोच थी। उनसे मुझे पता नहीं है अभी वो हैं कि नहीं है, उनका लेखन देखा जा सकता है इस बारे में, डॉक्टर रतनचंद अग्रवाल। जी सर। डॉक्टर आरसी अग्रवाल को मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मिली थी जब वो जीवित थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके आर्टिकल्स भी बहुत पढ़े हैं और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जिसको हम हाँ, उसके बारे में हम चाहेंगे आप उसको डेवलप करें, बताएं तो हमको बहुत अच्छा लगे। वो एक्चुअली अभी मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ। कोई लोग होते हैं जो एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, ये मेरी एक इट्स माय लिमिटेशन कि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो अब मैं उससे आगे चले गई हूँ, फर्क चीज पे काम कर रही हूँ। मगर बहुत सारे यंग स्कॉलर्स हैं जो आहार कल्चर और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर पर काम, गणेश्वर जोधपुरा का जो योगदान था हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके, इट वाज आरसी अग्रवाला जिन्होंने इसको दिखाया था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन स्टडीज एंड इन द हिस्ट्री ऑफ द आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान। आप कब आ सकती हैं मुझे बताइए। मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मेरा जनवरी से पढ़ाना होगा और छुट्टियां कब रहेगी आपकी? मई तक रहेगा पढ़ाना। मई के महीने तक मैं पढ़ाऊंगी। मई के महीने के बाद मैं बात करता हूँ। टेसिटरी व्याख्यान माला में ही हम आपका एक व्याख्यान आयोजित करवाएंगे मई के बाद। मई के बाद खाली रहेंगे 1-2 महीने,
जरूर जरूर। जी। क्योंकि मैं हाँ, एशियाटिक सोसाइटी से बात करूंगा, उनको कौन सी डेट सूट करेगी, ये व्याख्यानमाला हम उन्हीं के साथ करते हैं। Sir, I interrupted. We will take one more question and then we end up there. किसी और का अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज वी फिनिश इट। मयंक सर, मयंक सर वांट टू आस्क समथिंग। मयंक सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के हमें। काइंडली प्लीज सर, प्लीज सर, मयंक सर फ्रॉम दिल्ली। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और हम लोगों को एक बहुआयामी व्यक्ति से परिचित कराने के लिए। मैं उस पर आगे बात करूं, अपना सवाल पूछूं उसके पहले आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट टू स्पीक इन हिंदी। मैं समझ सकता हूं किस मुश्किल से आपने अपनी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट को हिंदी में कन्वर्ट किया और आप उसको पढ़ रही थी। मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं तो मैं आपकी फ्लुएंसी इन इंग्लिश जानता हूं कि कितनी खूबसूरती से आप चीजें एक्सप्रेस करती थी। बट जिस तरीके से आपने हिंदी में बोला, ये एक स्कॉलर की पहचान है कि कैसे अपनी ऑडियंस तक पहुंचा जाए, कैसे हम लोगों तक पहुंचा जाए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो छोटे से सवाल हैं आपसे मैम। एक तो ये कि जो आप बात बोल रही थी कि ये लोग खोज कर रहे थे, चाहे वो कनिंगम हो, चाहे मार्शल हो, चाहे टेसीटोरी हो, तो अगर आप इस पे कुछ बताएं कि ऐसी खोज ये लोग क्यों करना चाह रहे थे, या इतिहास को खोजने की ये जो जद्दोजहद वहां देखने को मिली, हमारे यहाँ वैसी क्यों नहीं देखने को मिल रही थी। और दूसरी बात जो आप लोग बाद में करें, इसमें जीवन खरकवाल जी ने भी कहा, अभिषेक शाह साहब ने भी कहा और आपने भी उसके बारे में कहा कि हम मुख्य केंद्रों पे केंद्रित कर लेते हैं और जो बाकी इश्यूज हैं, जो बाकी उसके संदर्भ में, वो रह जाते हैं। उसका असर ये हो रहा है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बाद हम सीधे राजपूताना पे आ जाते हैं, लेकिन हड़प्पा से लेकर के और राजपूताना तक के बीच का जो सफर है, उसके इतिहास को हम लोग अभी भी बांध नहीं पा रहे हैं। साइट्स पे तो काम हो रहा है, लेकिन एक लार्जर नैरेटिव ऑफ दैट पीरियड इज नॉट इमर्जिंग। इसके ऊपर आप कुछ हमें बताएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। मयंक, की बात सच नहीं है कि इसके बारे में नैरेटिव नहीं है। काफी लोगों ने काम किया है। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं कहूंगी कि मोहम्मद रफीक मुगल का काम है जो बहावलपुर एरिया पे है। उन्होंने बहुत सारी वहां साइट्स डिस्कवर की है और जो राइटिंग्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ओवरव्यू को लेके हैं, वेदर इट इज रेमंड डॉल्चिन और दिलीप चक्रवर्ती और बीबी लाल, इन सब लोगों ने एक्चुअली ये सब चीजों को लिंक किया है। तो हड़प्पा, सिंध, बहावलपुर, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, इस तरफ गुजरात, यहाँ राजपूताना उस टाइम राजपूताना ही कहते थे, आगे आपका जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, इन सब पे जो डिस्कवरीज हुई, इन सब को बांध के लोगों ने लिखा है और इस पे हमें क्लियर नैरेटिव मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय क्या था, अर्ली हड़प्पन में क्या था, और फिर जब द सिटीज कोलैप्स्ड तो उसके बाद जो लेट हड़प्पन पीरियड है उसमें किस तरीके का सेटलमेंट शिफ्ट हुआ, इस सब के बारे में जानकारी है। जहां तक डिस्कवरी और इंडियंस की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में, यदि आप मेरी किताब फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज देखेंगे, उसमें इंडियंस भी हैं और ये सिर्फ हड़प्पन सभ्यता में नहीं है, दूसरी डिस्कवरीज में भी बहुत फिगर करते हैं। शायद आपने भगवान लाल इंदिरा जी की बात सुनी होगी। भगवान लाल इंदिरा जी पर एक एंटिक्वेरियन और स्कॉलर हैं वीरचंद धर्म से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी है। और भगवान लाल इंदिरा जी जब कनिंघम और उसके जो असिस्टेंट्स थे वो खोज कर रहे थे, ये भी खोज कर रहे थे। और जो पहली जो सेकंड बैराट इडिक्ट है, नॉट द कैलकाटा बैराट इडिक्ट अशोक की, जो बैराट इडिक्ट दूसरी वाली है अशोक की, वो एक्चुअली भगवान लाल इंदिरा जी ने ही पहले खोजी थी। और सोपारा की भी जो अशोकन इडिक्ट है उन्हीं ने ही ढूंढी थी। मगर उन्होंने अपनी ये जो इन्होंने काम किया था, ये गुजराती में प्रकाशित किया था। और क्या है, ये हमारी लिमिटेशन है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सोर्सेज ज्यादातर देखते हैं और हमने जो रीजनल आर्काइव्स हैं और जो
दूसरी लैंग्वेजेस में सोर्सेज हैं वो नहीं देखी हैं। ये वीरचंद धर्मसे को मिला था मुंबई में मटेरियल, और उसके बेसिस पे उन्होंने दिखाया कि भगवान लाल इंद्रजीत एक पायनियर थे एक किस्म के। बहुत सारी जो डिस्कवरीज हम बहुत सारी तो नहीं मगर कई डिस्कवरीज हैं जो हम कनिंघम के बारे में सोचते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में इसके बारे में लिखा है, ये उनसे पहले भगवान लाल इंद्रजी ने ढूंढी थी। सो आई थिंक मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड। जहां तक बहावलपुर की बात है, मलिक मोहम्मद दीन एक थे, वो भी एक भूले बिसरे आदमी हैं जो मेरी किताब में हैं। उन्होंने भी वहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स काफी पहले ढूंढी थी, टेसिटोरी से पहले ढूंढी थी, उसको समझ नहीं पाए मगर ढूंढी थी। गजेटियर कंपाइल कर रहे थे बहावलपुर का, और इसीलिए वो हर जगह घूम रहे थे। तो I don't think we can make a blanket statement कि हम ये नहीं कर रहे थे मगर कोशिश कर रहे थे। मैम आई एग्री विथ यू। एंशिएंट में मेरा उतना दखल भी नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि ब्रिटिशर्स इतने इंटरेस्टेड क्यों थे या यूरोपियन इतने इंटरेस्टेड क्यों थे ओरिएंटल की हिस्ट्री को जानने के लिए? मयंक, इसलिए क्योंकि देखिए जो एशियाटिक सोसाइटी थी वो क्यों सेटअप हुई थी, इसलिए आई मीन ब्रिटिश वर रूलिंग अस, और हमें रूल करने के लिए उनको हमारा जो हमारी कस्टम्स थी, हमारे मैनर्स थे, हमारे बारे में जानकारी होने से वो अच्छा, दे कुड रूल अस बेटर, दे कुड अंडरस्टैंड अस बेटर बाय देयर लॉजिक। nobody here wanted foreign rule, but the point is ये उस किस्म के रूलर्स थे, और वो जिन देशों से आए थे, वेदर इट इज टेसिटोरी जो इटली के थे और इट इज द ब्रिटिश और अदर्स, वो उनके अपने देश में इस किस्म का रिसर्च बहुत होता था। जॉन मार्शल की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? मेडिटेरेनियन में हुई, ग्रीस में हुई थी। तो यदि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल बन के आए तो जरूर उनका ये इंटरेस्ट होगा कि मैं यहाँ भी ऐसी चीजें खोजूं जो वहां बहुत पुरानी मिनोअन कल्चर थी, माइसीनियन कल्चर थी, उस टाइम के मुझे कुछ अवशेष मिले। तो it's absolutely natural that they would do it. This was very much a part of the European tradition. And thank you, ma'am. Thank you for giving the references of the books. I'll just go through them. Thank you very much. थैंक यू जी। थैंक यू सर। नितिन जी, if you could, if you allow me, can you give me 10 seconds? I would add something to what Nayan ji said. जरूर जरूर सर। जी जीवन जी। If you नमस्कार सर। नयन जी ने जो बात कही, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमारे पास मयंक जी एक साइट हरियाणा में और एक साइट गुजरात में, यही दो बची, बाकी सारी हड़प्पन साइट पाकिस्तान में चली गई। और थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मेनी यूनिवर्सिटीज, आज हमारे पास टोटल हड़प्पन साइट्स 1500 हैं। 1500 नॉन हड़प्पन साइट्स में से देयर आर मोर, बट 1500 एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स। उस 1500 में से 900 साइट्स हमारे पास हैं, 600 साइट्स पाकिस्तान में। दिस इज 1 2। यदि आप अरावली की बात करेंगे तो आज हमारे पास अरावली में, सदर्न अरावली के क्षेत्र में 130 आहार की साइट्स हैं, कंटेम्पररी टू दी हड़प्पन्स, इवन प्रीडेटिंग हड़प्पन्स, इवन पोस्ट डेटिंग हड़प्पन्स। 1 2। अभी हमारे पास अबाउट 270 गणेश्वर कल्चर की साइट्स हैं which were not recorded properly earlier. अब there are more than 270 गणेश्वर sites spread in entire northeastern Rajasthan. Post this, आपके पास there are hundreds of painted gravure sites, the dates ranging from 1000 BC to 400 BC. Following that, we do have some NBP sites associated with second urbanization. Also, there are large number of historic sites in Rajasthan. Only thing is that हम जो राजस्थान के बारे में लिख रहे हैं हिस्ट्री में, we forget these archaeological discoveries. This should be included. चलिए, थैंक यू सर। मैं I just want to, it's about to 6 o'clock and we're supposed to finish up. मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक आयोजक होने के नाते मेरा ये फर्ज भी बनता है और ये स्थिति की डिमांड भी है कि मैं उन सब लोगों का धन्यवाद इस मंच के सामने से, मंच के माध्यम से दूं
जिन्होंने इस आयोजन को करवाने में अपना कण भर या मन भर योगदान दिया। मैं मूलतः सबसे पहले दो लोगों का जरूर धन्यवाद दूंगा। एक हमारे स्पीकर प्रोफेसर नैनजोत लहरी। नैन मैम, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक बहुत छोटा इंस्टीट्यूट, जो कि शायद मुझे लगता है आपने पहली बार नाम सुना हो, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये अच्छी बात थी कि आप ही का स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और वो अलख जो आपने बहुत साल पहले मेरे में उत्पन्न करी थी, उसको हम यहाँ किसी ना किसी तरीके से चलायमान रखे हुए हैं। तो मैं थैंक यू कहूंगा कि इतना छोटा इंस्टीट्यूट और इतने कम संस्थानों के बावजूद भी आपने हमें ये जो मौका दिया, हमें जो अपॉर्चुनिटी दी आपका लेक्चर ऑर्गेनाइज करने की, हम लोग हृदय से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी कमियों को भी नजरअंदाज किया आपने। आपका ये सामिप्य प्रेम हम पे प्रति बना रहे, और हम चाहें हम आगे और बेहतर करते हैं। हर अनुभव हमें नया करने के लिए और हमारे एग्जिस्टिंग अनुभव में कुछ ऐड ऑन करता है। मैं नैनजोत मैम के बाद हमारे कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं, जिसे कहूँ कि अग्रबंधु करके कलकत्ता सोसाइटी में है। उन्होंने भी मुझे कहा कि नितिन ये करना चाहो तो वी विल डू फॉरवर्ड इट, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू एवरीथिंग, and the way I think it about, it's very tough to entice the government to come over and every time do participate appear. So whatever infrastructure we are building, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको डेवलप कर सकें और बढ़ा सकें। इसी कड़ी के अंदर मैं दो मेरे मित्र जिनका मैं हमेशा बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट संभाला। डॉक्टर सोनू सैनी सेंटर फॉर रशियन स्टडीज के अंदर है, एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू में, मेरे साथ ही रहे हैं, बचपन से ही हम लोग साथ काम कर रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट हमेशा से ही वो देखते हैं। साथ में उन्हीं के स्टूडेंट आशीष। तो बोथ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स द पर्संस आई एम थैंकफुल टू देम डिस्पाइट देयर बिजी शेड्यूल। सोनू जो अभी वियतनाम से वापस आए हैं और रशियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको पुष्किन अवार्ड भी मिला हुआ है। डिस्पाइट दिस बीइंग ए बिग स्ट्रक्चर, ए बिग कैरिकेचर, वी आर ऑलवेज वेरी डोसाइल, और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो मेरे साथ हमेशा लगकर करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे दूसरे मित्र डॉक्टर राजेंद्र जी। राजेंद्र जी आज आर्कियोलॉजी एपिग्राफी सोसाइटी के सचिव हैं, और डिस्पाइट दिस अपने बिजी शेड्यूल वो पूरा रन कर यहाँ तक आए और पूरे टाइम इस पूरे आयोजन के साथ उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति मेरे लिए बड़ी मायने रखती है। मेरे गुरुजन, मैं जो कहूँ कि बीकानेर में आने के बाद वास्तविकता में मैं बड़ा लैक करता था। बदानी साहब हुए, गिरजा शंकर जी शर्मा हुए, इन लोगों ने बहुत, हमारे टीचर्स ने, जिन्होंने हमेशा मुझे बैकअप किया और कहा कि नितिन, ये डजंट मैटर कि तुम किस सोसाइटी में और किस जगह पर हो, तुम अगर कुछ करने की ललक रखते हो तो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं मेरे गुरुजन प्रोफेसर बदानी साहब का भी करूंगा कि वो हमेशा एक पिता तुल्य एक हमेशा रहते हैं और मेरे बैकअप मुझे करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे ऑनलाइन जितने भी दर्शक रहे, देखिए मैम, आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 200 के करीब हम रजिस्ट्रेशन कर पाए, और JNK, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबसे हमारे स्टूडेंट्स लोगों ने या जानकार लोगों ने काफी एड ऑन किया। इनफैक्ट MGS यूनिवर्सिटी में MA इन आर्कियोलॉजी होती है, उनके बच्चों ने आकर यहाँ ना केवल कंट्रीब्यूट किया, रजिस्ट्रेशन किया, बल्कि साथ के अंदर हमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया कि सर फ्यूचर में भी ऐसी चीज हो तो वी विल बी देयर। सो आई एम थैंकफुल टू दीज आल्सो टू रजिस्टर्ड अस। ऑनलाइन दर्शकों के अंदर और ऑफलाइन, चाहे हमारे झा साहब आए हैं, फारूक मोहम्मद चौहान, बीकानेर से काफी लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ समय कुछ आके चले गए, क्योंकि आज बीकानेर में कई प्रोग्राम है। आज बीकानेर में कम से कम 3-4 ऐसे बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं जिस दिन हमारा ये क्लब कर पाए। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी दर्शकों का। मैं ये कहूंगा कि नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये आप सभी जानते हैं, और स्क्रीन के ऊपर आप सबकी तस्वीरें आती हैं, चाहे वो बैरवाल जी हैं, गणेश जी हैं, चाहे सुमिल हैं, चाहे खड़गवाल साहब हैं, जफर साहब हैं, सभी लोग स्क्रीन के ऊपर ऑडिबल हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि मैम, जब ये लेक्चर चल रहा था तो हमारी 100 की एक सीमा होती है, हमने जूम का जो प्लान लिया है वो 100 का है, और हम लोग 88 पर पहुंच गए। And after that, we started live on YouTube also, and still some of the students, some of the viewers are there who linked up us through YouTube. ये पूरा का पूरा लेक्चर एडिट होकर हमारे YouTube चैनल पे भी फ्यूचर में उपलब्ध रहेगा, जो सभी व्यूअर्स के लिए फ्यूचर के अंदर एक प्रकार से एक नजीर बन के काम कर सकता है। मैं मेरे ऑफिस के स्टाफ का, NCC के कुछ बच्चे जिनमें पवन, मनीष, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम स्टाफ होने के बावजूद भी उस व्यवस्था को बनाए रखना आसान नहीं होता, and they contributed in this manner. So I am thankful to the organizers, speakers, the offline and online, my viewers and my staffs up there, so who supported me, strengthened me to organize this lecture. मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि फ्यूचर में हम ये श्रृंखला को बनाए रखेंगे और फिर हम किन्हीं नए एक्सपर्ट्स के साथ उनकी बहुत अच्छी नॉलेज को हमारे साथ शेयर करेंगे। मैम, एक छोटी सी हमारी डिमांड है, आप बहुत साल पहले बीकानेर आई थी,
उसके बाद आपका कभी बीकानेर चक्कर नहीं लगा। सो वी रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सपोज टू बी देयर, आपका कभी भी रहे, सो यू प्लीज इन्फॉर्म अस, वी ऑल आर रेडी टू वेलकम यू विद वार्म हैंड्स। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो आप जरूर पधारें, और हमारी कुछ भूलें हुई तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। डॉक्टर गोयल, कोई भूल नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं जरूर आऊंगी बीकानेर और जरूर मिलूंगी। जरूर, थैंक यू। सोनू जी, एक पिक्चर्स आप जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको आप कर सकते हैं तो प्लीज मैनेज कर दीजिए। डॉक्टर सोनू जी, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर वो अपना अपना कैमरा ऑन कर ले तो एक पिक्चर, सामूहिक पिक्चर हम सभी के साथ लेना चाहेंगे। फोटोग्राफी सेशन है और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर ले। लोगों ने अपना अपना कैमरा ऑन कर लिया, जो भी ऑन कर पा रहे हैं, अच्छी बात। मैं पहली स्क्रीन जो हमारी, उनमें क्लिक कर रहा हूँ और सभी को एक गुजारिश करूंगा कि सभी 1 2 3 के बाद में 3 आने पर स्माइल जरूर कीजिएगा फोटो खींचने के लिए। So, 1 2 गुलाब जामुन लड्डू ऐसा कुछ हो तो हंसे ना, ऐसे तो कौन हंसेगा। जी जी, अभी नितिन जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि गुलाब जामुन और लड्डू लेकर के पहुंचाएं ऑनलाइन जितने साथी हैं, तो बहुत मिस कर रहे हैं अक्सर इस तरह के कार्यक्रम के बाद चाय और समोसे का। जरूर जरूर, थैंक यू, आई डू इट। 1 2 थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैम। Thank you, Ji. We end up here, and next time we will meet with Bhav. Thank you for everybody. Thank you very much to all the offline and online viewers. Thank you, Mayank sir. Thank you, Khadkwal sir. Thank you, ma'am. आप सबकी काया और माया बहुत अच्छी बनी रहे। Thank you, Ji. डॉक्टर खड़कवाल, आपको मिलने का मौका मिला, दिस इज अ बिग थिंग। मैं बहुत खुश नो हूँ। नो, माय प्लेजर मैडम, माय प्लेजर। यू नो, जब नितिन जी ने बोला कि आपका लेक्चर है, आई वाज सो कीन टू अटेंड, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और मैं सच बोलता हूँ कि आपका पुस्तक जो मुझे आपने गिफ्ट किया था, वो हमारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आ रहा है और हमारे बहुत काम आ रहा है। एवरी टाइम आई हैव अ रेफरेंस, आई गो बैक टू योर बुक। So anything I am writing on Hadappans, I go to your book. If it is I am doing anything on metal, I am going to back to your book. So वो बहुत हमारे लिए यूजफुल है। So kind of you, you know, doing that. मैं हमारे मैं once more आप कभी उदयपुर आइए दोबारा प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। मैं आपको एक और नई साइट लेके जाऊंगा जो आपको शायद बहुत पसंद आएगी, जावर। मैं हमारे मीडिया से प्रभारी हैं ग्लोबल न्यूज के नासिर जैदी साहब, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सर्कुलेट। थैंक यू नासिर साहब। वी एंड अप हियर, थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू मैम। अच्छी बात है, नमस्कार। मैं नमस्कार भाई, नमस्कार। जीवन जी, आपको डिजिटल लड्डू भेज रहा हूँ। जी जी जी, डिजिटल लड्डू भेज रहा हूँ। इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल लड्डू ही मिलेगा। आप आ जाइए, हम लड्डू पार्टी कर लेंगे। और मदन जी को भी साथ में लेते आइए करने के लिए। सर, मैं गाड़ी चलाते हुए पूरा व्याख्यान सुना है मैंने। क्या बात है, कमाल किया आपने। नितिन जी सबको लड्डू भिजवाएंगे सर घर पर। नितिन जी का सारा जेब कट जाएगी सारी। नहीं, नितिन जी